हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इससे पहले हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, फास्फोरस के बारे में पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग जो भी आपके सिलेबस में दी हुई है वो सब हमने किया। अब हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि किस तरह से एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ अलग अलग मेंबर्स की तरफ जाते हुए चेंज होती हैं 16th ग्रुप में। तो पहले जो 16th ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। तो 16th जो ग्रुप है दैट कम्स आफ्टर 15th ग्रुप। सिंपल सी बात है, 15th ग्रुप के बाद 16th ग्रुप आता है। तो ग्रुप 15 में आपने देखा कि हमारे पास क्या था, फर्स्ट एलिमेंट था नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद जो 16th ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ये स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट कम्स सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। These all are 16th group elements, also known as oxygen family because they start with oxygen, so they constitute oxygen family। ठीक है, और इनको एक और नाम दिया गया है दैट इज़ चैल्कोजेंस। अब ये चैल्कोजेंस क्यों नाम दिया गया है? जैसे 17th ग्रुप के मेंबर्स को हेलोजेंस नाम दिया गया है, वैसे ही 16th ग्रुप एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस नाम दिया गया है। चैल्को जो वर्ड है ये आया है कॉपर से। कॉपर की जो ओर्स कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, आपको पता है कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मिनरल यूज़ किया जाता है उसको ओर कहा जाता है। ठीक है, तो जो कॉपर की ओर्स यूज़ की जाती हैं कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो मोस्टली या तो ऑक्साइड्स होती हैं या सल्फाइड्स होती हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं। ठीक है, यानी कि कॉपर की जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं कॉपर के या सल्फाइड्स होते हैं। साथ साथ सेलेनाइड्स या टेलुराइड्स भी होते हैं थोड़े से। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर सेलेनाइड एंड कॉपर टेलुराइड आर ऑल्सो फाउंड विद कॉपर सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो उन ओर्स से जो कि जिनको हम सिंपली ऑक्साइड्स कहेंगे, सल्फाइड्स कहेंगे, सेलेनाइड या टेलुराइड कहेंगे, उनसे कॉपर की एक्सट्रैक्शन की जाती है। इसलिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम इन सबको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर कंपाउंड्स विद कॉपर आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम देम। ठीक है, सो दे आर कॉपर प्रोड्यूसिंग एंड हैंस नोन एज चैल्कोजेंस। ठीक है, ये तो हो गया कि इनको क्या नाम दिया जाता है 16th ग्रुप एलिमेंट्स को। दे कंस्टिट्यूट ऑक्सीजन फैमिली एंड ऑल्सो नोन एज चैल्कोजेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अगर आपको पूरी एटॉमिक टेबल के पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ जाए तो काफ़ी मुश्किल आपको लगेगा कि इतने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मेनली कि एलिमेंट का नाम विद देयर एटॉमिक नंबर लर्न करना काफ़ी मुश्किल है। तो लेकिन अगर आप एक ग्रुप की बात कर रहे हो, अगर हम किसी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप बाकी मेंबर्स का एटॉमिक नंबर ईजिली बता सकते हो। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। उसके लिए ये है कि जो फर्स्ट आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या जब क्लासिफिकेशन आपने एलिमेंट्स की या आपने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। जो हमारे बाकी सारे जो मेन एलिमेंट्स हैं वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड पीरियड में भी आपने देखा था कि 8 एलिमेंट्स थे, लिथियम से नियोन तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एंड ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड सल्फर के बाद क्लोरीन एंड देन आर्गन। उसमें भी 8 ही एलिमेंट्स हैं। सो सेकेंड एंड थर्ड बोथ पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ दीज 2 पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ दीज 2 कंटेन 32 एलिमेंट्स ईच।
तो क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस में है, सेकेंड पीरियड में है, ठीक है। तो जब आप थर्ड पीरियड की तरफ जाते हो तो आपको 8 ऐड करना है, ठीक है। थर्ड से जब आप सेकंड से थर्ड में गए तो 8 ऐड करना है, थर्ड से आप फोर्थ में आए तो आपको 18 ऐड करना है, क्योंकि फिफ्थ में भी 18 है, इसलिए जब आप फोर्थ से फिफ्थ में गए तो फिर आपको 18 ऐड करना है। और क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए आपको पोलोनियम की तरफ आते हुए 32 ऐड करना है। अब क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फ़र का 8 + 8 16, सेलेनियम का 16 + 18 34, आफ्टर दैट टेल्यूरियम का 34 + 18 = 52, एंड पोलोनियम का 52 + 32 = 84, ठीक है। इस तरह से आप इनके एटॉमिक नंबर्स याद रख सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है इनके एटॉमिक नंबर्स को याद रखने का। तो जब हम इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ करने से पहले हम इनकी अकरेंस की बात करते हैं। जो ये हमारे ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं या ये कितने मिलते हैं। आपको जो आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, बुक में जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें से आपको मेनली जो रिमेंबर आपको होना चाहिए वो है कि इतना तो ये तो बहुत सिंपल है, जो आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली हम 21% कहते हैं, 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है वो है 46.6%, ठीक है। और बाकी अबंडेंस आपको इतने लर्न करने की ज़रूरत नहीं जितना आपको इस टॉपिक में से ज़रूरी है इनके नेम्स, कॉमन नेम्स एंड फार्मूलाज लर्न करना। तो ये हमारा जिप्सम है, जिप्सम इज़ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। अगर आपको 10th क्लास का एक टॉपिक सिंपल सा प्लास्टर ऑफ पेरिस याद है तो आपने वहाँ पर क्या था कि जिप्सम को यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। बाय हीटिंग जिप्सम वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम वही है ये, लेकिन अगर हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट तो वो उसका केमिकल नेम है, लेकिन इसको जो कॉमन नेम, इसको कॉमनली जिस नाम से बुलाया जाता है इसी सब्सटेंस को, इसी कंपाउंड को, वो है जिप्सम। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ जिप्सम, या व्हाट इज़ कॉमन नेम फॉर CaSO4 2H2O, या व्हाट इज़ कॉमन नेम फॉर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो उसके लिए आपको ये अच्छे से याद रखना है, जिप्सम CaSO4 2H2O। इसके बाद है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट इज़ सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम and it is heptahydrate. 7 water molecules of crystallization are there with magnesium sulfate, then it becomes Epsom salt. इसके बाद है बेराइट, that is barium sulfate। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और हैं जो कि सल्फाइड्स हैं, ये तो हमने किए सल्फाइड्स हैं ये। लेड सल्फाइड का कॉमन नेम है गैलेना। जिंक सल्फाइड का कॉमन नेम इज जिंक ब्लेंडे, एंड कॉपर आयरन सल्फाइड का कॉमन नेम है कॉपर पायराइड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये, इसलिए आप इनको अगर याद करते हो, इनको अच्छे से लिखकर समझकर इनको याद रखने की कोशिश करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, और अगर आप एंट्रेंस में की तैयारी करते हो तो उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। जैसे कि मैंने शायद पहले भी बताया होगा कई बार कि किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको NCERT का ईच सिंगल वर्ड शुड बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड। उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा आप और भी कर लेते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपको इसमें आपको ये सब लर्न करना है। बाकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनमें सल्फ़र तो मिलती ही है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं या प्लांट से हमें जो मिलता है वो सभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल ऑफ एनिमल्स। हेयर जो हैं वो भी एनिमल्स पर ही होते हैं और वूल भी एनिमल से ही मिलती है। ये इन सभी में भी सल्फ़र होता है। इसके बाद हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे
एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आपको किसी भी ग्रुप के सभी मेंबर्स का एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो आप फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसको लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी ग्रुप के मेंबर्स की या ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो बहुत इजी मेथड है कि आप फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर आपको पता है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो ऑक्सीजन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर इज़ 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 एंड 2p4। तो इसकी आउटर मोस्ट या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4। और किसी भी ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो वो है इसकी 2s2 2p4। और आपको इतना ज़रूर पता होगा कि कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड में वो है उसी नंबर की मेन शेल उसकी फिल हो रही होती है। तो जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में ही जाएगा, सेकंड मेन शेल में ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फ़र की, जिसका कि एटॉमिक नंबर 16 है। आप अगर लिखना चाहो तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं करनी है, आप सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है? सल्फ़र बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 3p4। बिल्कुल ऐसे ही सेलेनियम की 4s2 4p4। सेलेनियम में डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3d में। टेलुरियम 5s2 5p4 एंड पोलोनियम हो जाएगा 6s2 6p4। यहाँ पर f ऑर्बिटल भी अब फिल्ड हो जाएंगे। तो ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अगर आपको कोई कहे कि आपको इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप इजीली लिख सकते हो एंड दैट इज़ ns2 np4। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स ns2 np4। आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक्स में। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। आवर नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जबकि आपने ये सब कुछ किया हुआ है 11th में, ट्रेंड्स भी आपने किए हुए हैं। जनरल जो ट्रेंड्स होते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो किस तरह से एटॉमिक साइज़ या आयनिक साइज़ चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं ये, तो हम यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर भी देखेंगे एलिमेंट्स का कुछ, और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम एटॉमिक साइज़ की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर है जो याद रखना है अच्छे से, जो कि मेजर फैक्टर है एटॉमिक साइज़ को जो रेगुलेट करता है, और वो फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स, कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितनी शेल्स फिल हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, तो इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे 1s2 2s2 2p4, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, तो कितनी शेल्स हैं इसमें फिल हो रही हैं? इसमें है 2 शेल्स फिल हो रही हैं। दिस इज़ फर्स्ट शेल एंड दिस इज़ सेकंड शेल। फिर मैं बात करूँगी सल्फ़र की, तो मैंने इसकी इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3s2 3p4। तो इसका मतलब ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो अंदर की 2 शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे कि आपने अफवा प्रिंसिपल से किया हुआ है कि जब तक इनर शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होंगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर की शेल में नहीं जा सकता है, उसमें फिल नहीं हो सकता है। तो अंदर की 2 शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं और थर्ड शेल ये है, तो टोटल कितनी शेल्स फिल हो गई? 3। उसके बाद हम बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम में 4s2 4p4, इसकी शेल्स जो फिल हो गई हैं टोटल वो हैं 4। ऐसे ही टेलुरियम में 5 हैं
और पोलोनियम में 6 हैं। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं दे आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग 1 बाय 1 एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जब हम 16th ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज 1 बाय 1, एक एक करके। जैसे से आप अगले अगले एलिमेंट पर जाओगे तो एक एक शेल का नंबर उनमें इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब जब शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो सिंपल सी बात है कि साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि साइज़ क्या है, साइज़ इज़ डिस्टेंस ऑफ, सिंपल एक जब मैं डेफिनेशन की बात कर रही हूँ एटॉमिक साइज़ की, एक सिंपली अगर हमें डिफाइन करना हो तो वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल जो है पहले सेकेंड शेल थी ऑक्सीजन में, अब आउटर मोस्ट शेल थर्ड हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आता है जो कि इसको अपोज कर सकता है, और वो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन और सल्फर, मैं इन दो की बात करती हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट रिजाइड इन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, यानी कि कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लगा रही हूँ, नंबर के लिए नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो न्यूक्लियस में 8 पॉजिटिव चार्ज है, और इसके शेल्स कितनी हैं 2। फिर मैं बात कर रही हूँ सल्फ़र की, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। इसके न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, एटॉमिक नंबर 16 है तो पॉजिटिव चार्ज भी 16 हुआ, और इसमें शेल्स कितनी है 3। अब आप यहाँ से देखो कि जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है तो उन शेल्स को पुल करने वाले पॉजिटिव चार्ज का नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 2 शेल्स थी तो उन पर पुल लगाने वाले, उनको अट्रैक्ट करने वाले टोटल प्रोटॉन्स थे 8। टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस वाज 8। ठीक है, और जबकि जब शेल्स का नंबर इंक्रीज होकर 3 हो गया, नाउ द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज 16। तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जानी चाहिए, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो साइज़ जो 3 शेल्स होने के कारण बढ़ रहा था वो वापस कम हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कौन कैंसिल आउट कर देगा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शेल्स विल बी कैंसिल्ड बाय इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट शेल, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा तो इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का, कि जितना नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज़ होने से एटॉमिक साइज़ को बढ़ना चाहिए था उतना वो नहीं बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण। लेकिन कम क्यों नहीं होगा, वो बढ़ेगा भी क्यों, उसका रीज़न है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो गया। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको कि हम Z से दिखाते हैं, Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जब मैं लिख रही हूँ Z इफेक्टिव, अगर मैं ये लिख रही हूँ इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम, इट मे बी सेम एज इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड तभी यूज़ करते हैं जब ये न्यूक्लियर चार्ज से डिफ़र कर रहा है, जब इन दोनों की अमाउंट में, इन दोनों की क्वांटिटी में, इन दोनों की मेजरमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर जो है, जितना इनके कारण आउटर मोस्ट शेल को 16 प्रोटॉन्स के कारण आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्शन फील करना था, उतना वो फील नहीं कर पा रही है, क्योंकि इफेक्टिव जो उन पर जो न्यूक्लियर चार्ज वो फील कर रहे हैं वो न्यूक्लियर चार्ज इससे कम है, 16 से कम है। और जो वो फील कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज 16 से कम वाला, उसी को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। कि इफेक्ट कितना न्यूक्लियर चार्ज उन पर इफेक्ट डाल रहा है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब इससे क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं, तो ये भी आपने कुछ फैक्टर्स किए हुए हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये जो आपने किए थे 11th में। कि जो जैसे अगर मैं बात करी हूँ सल्फ़र की, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर की न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और ये है इसकी फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एंटीसिस थर्ड शेल जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आपने ये किया हुआ है, समझा हुआ है अच्छे से कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एक, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो क्या है? वो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर की शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको कि हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस चार्ज से बचाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कि एक जब युद्ध होता है तो एक सैनिक ढाल का यूज़ करता है जिसको कि हम शील्ड कहते हैं, अपने आप को किसी भी चोट से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से बचाते हैं। जितना चार्ज न्यूक्लियस का वहाँ तक पहुँचना चाहिए था आउटर मोस्ट शेल तक, उतना नहीं पहुँच पाता ड्यू टू दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए ये कम चार्ज फील करते हैं। कम चार्ज फील करने के कारण इनके ऊपर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शेल्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है और इसलिए साइज़ बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन वो उतना जितना इंक्रीज़ हुआ उतना इन्होंने फील नहीं किया वैलेंस शेल ने। उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज़ होने से हो गया, इसलिए साइज़ बढ़ गया। ठीक है, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट कर रहे हैं। आप देखो कि जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज जो है ये साइज़ को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जबकि इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स है ये साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। तो इनमें से जो जीतेगा, इन दोनों में से जो जीतेगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी का इफेक्ट दिखाई देगा। और पावर किसकी ज़्यादा है यहाँ पर? क्योंकि ये उतना फील नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स उतना फील नहीं कर पाए, इसलिए इसका जो इफेक्ट होना था, डिक्रीज होना था, वो उतना नहीं है जितना कि इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स का है। इसलिए साइज़ इंक्रीज हो जाता है एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। साइज, एटॉमिक साइज गो ऑन इंक्रीजिंग एज वेल एज आयनिक साइज ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। और जब आप आयनिक साइज को कंपेयर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आयनिक साइज कंपेयर करते हुए जो अगर आप ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन ले रहे हो तो आपको सल्फर का भी 2 नेगेटिव आयन लेना है। हमें जब कंपैरिजन करना है तो हमें सेम आयन्स में कंपैरिजन करना है, सेम चार्ज के आयन्स में हमें कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट जो हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy, as you know, it is the energy required to pull या to remove the outermost electron from the isolated gaseous atom। इलेक्ट्रॉन्स को आप जो बाहर की शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल है यानी कि वैलेंस शेल है, उससे रिमूव करना चाहते हो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आपको एनर्जी लगानी पड़ी वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एनर्जी आपको क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि आप जानते हो कि जो न्यूक्लियस है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को, एटम के सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये ज़्यादा फील करते हैं न्यूक्लियस के पुल को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को। बाहर वाले थोड़ा सा कम फील करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन सभी पर लग रही है। तो अगर आप किन्हीं भी दो के बीच में, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन है, आप उसको तोड़ना चाहोगे तो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को आप नहीं छेड़ सकते हो, वो तो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को आप नहीं निकाल सकते हो। जो भी इलेक्ट्रॉन का इनटेक होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो जो सबसे बाहर वाली शेल है यानी कि आउटर मोस्ट शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। या तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इनर शेल्स जो हैं वो यहाँ पर इनएक्टिव रहती हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो अब ये मैंने आपको समझाया कि जो यहाँ पर आपको एनर्जी लगानी क्यों पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम क्यों कह रहे हैं कि इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड।
क्योंकि आपको इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना है, इसलिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में 2 चीज़ें और बोली। आइसोलेटेड गैसेस एटम, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो किसी भी एटम में से, तो फर्स्ट नेसेसिटी इज इट शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि इट शुड बी सिंगल। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं इसमें से निकालूंगी। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ या निकाल सकती हूँ, तो नहीं। यानी कि जब ये बॉन्डेड स्टेट में है, जब ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है या किसी भी और कंपाउंड में है, अगर मैं कह रही हूँ Na2O, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो मैं इन कंपाउंड्स में से ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। ऑक्सीजन मुझे निकाल भी अगर सकते हैं तो उसके लिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी टर्म यूज़ नहीं कर सकते। आयनाइजेशन एंथैल्पी टर्म हम यूज़ करेंगे कब? जब जो एटम है वो आइसोलेटेड है, सिंगल है। ठीक है, और सेकंड क्या है? इट शुड बी इन गैसियस स्टेट। इट शुड बी इन गैसियस स्टेट। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ सोडियम की, सोडियम में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन हमें पता है सोडियम इज़ ए मेटल एंड इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सोडियम जो है वो मेटेलिक फॉर्म में है। मेटेलिक फॉर्म में जो एटम्स हैं मेटल के, वो नज़दीक होते हैं बोथ, उनको सबसे पहले आपको अलग करना पड़ता है। अलग हो गए वो सोडियम एटम सब अलग अलग हो गए, लेकिन हैं अभी भी वो सॉलिड स्टेट में। फिर आपको उसको सबलाइम करना पड़ेगा, उसका सब्लिमेशन करना होगा और उसको गैसियस स्टेट में लाना होगा। ठीक है, जब वो गैसियस स्टेट में आ गया सिंगल एटम, तो ही हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंड देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। एंड इसकी जो यूनिट्स हैं वो हैं किलो जूल पर मोल। तो हम 1 मोल के लिए जितनी एनर्जी, 1 मोल एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज हुई, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो होगी किलो जूल में। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ी है, इट मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रेंड की। जब हम टॉप टू बॉटम इसमें मूव करते हैं, ऑक्सीजन टू पोलोनियम हम मूव कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज आता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर, इसके बाद वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तो मेन जो है वो तो है एटॉमिक साइज, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कि आपको इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पुल से अलग करना है, उसके अगेंस्ट काम करना है। जो न्यूक्लियस का पुल इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको काम करना है। अब जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा दूर होगा, उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस के साथ साथ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी अगर ऑक्सीजन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप एक के साथ तो बहुत आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और एक के साथ उतनी अच्छी नहीं है, तो आप जो है जिसके साथ अच्छी नहीं है उसको आसानी से फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन जिसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उससे अलग होते हुए आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल फीलिंग आएगी। ठीक है, तो आप उसको जल्दी से नहीं छोड़ना चाहेंगे, आप उसको रोकेंगे किसी भी तरह से करके। लेकिन अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, नॉर्मल है, तो आप उसको फील करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, उतना ही न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम एंड देन पोलोनियम, तो आपको पता है कि जो एटॉमिक साइज़ है दैट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। हम ये पढ़ चुके हैं, वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ हो रहा है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
जिसको कि मैं Z इफेक्टिव इस तरह से लिख देती हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स मिलाकर क्या करते हैं कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर वो भी डिक्रीज़ हो रही है, और अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो गो ऑन, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। ये हमने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन की बात करूँगी मैं। जैसा आपने देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ग्रुप में, तो क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? मेनली अगर मैं बात करूं तो उसका रीज़न है एटॉमिक साइज इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पीरियड में जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। तो अगर हम एटॉमिक साइज के से ही निकालें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज, क्योंकि जो न्यूक्लियस का पुल है इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, वो इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम 15th ग्रुप एलिमेंट की बात करें नाइट्रोजन, और 16th ग्रुप एलिमेंट की बात करें ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मोर देन नाइट्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे जो ट्रेंड है वो इस यहाँ पर सिर्फ 15th ग्रुप एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए, और उनके कोरस्पोंडिंग 16th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए यहाँ जो ट्रेंड है वो रिवर्स है। और वो रिवर्स ट्रेंड क्या है कि ऐसा ना होकर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स इज़ मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। उसका रीज़न क्या है, हम वो देखते हैं। जो 15th ग्रुप एलिमेंट है, हम एक ही एलिमेंट की बात करते हैं नाइट्रोजन की, बाकी एलिमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग ही है सभी का ही। एटॉमिक नंबर इज़ 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 एंड 2p3। आप इसकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। फिर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर इज़ 8 1s2 2s2 2p4। ठीक है, आप इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों की। आप सबको पता है कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक एटम को मिल जाती है अगर उसकी शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, या फिर ऑर्बिटल्स के साथ ऐसा है। तो अगर आप नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और इसके एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने का मतलब है कि नाइट्रोजन को यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। और स्टेबिलिटी किसी के पास भी हो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। नेचर में आप किसी भी चीज़ की बात करो, किसी सिस्टम की बात करो, यहाँ पर एटम की बात करो या ह्यूमन बीइंग की बात करो, तो एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल। ठीक है, और स्टेबिलिटी से कोई हटना नहीं चाहता, हर कोई स्टेबिलिटी में ही रहना चाहता है। तो अब जब यहाँ नाइट्रोजन स्टेबल है पहले से, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करेगा? अगर आप इलेक्ट्रॉन तब भी निकालना चाहते हो इसमें से, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस स्टेबिलिटी को, इस ज़्यादा स्टेबिलिटी को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास, ना ही इसकी शेल कम्प्लीटली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है सेकेंड शेल, ना ही इसका 2p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड है। बल्कि यहाँ पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लोगे तो इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, 2s2 2p3 बन जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है। ऑक्सीजन 1 नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 1 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p3। और ये तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है नाइट्रोजन को इसी कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा? ऑक्सीजन चाहेगा कि भाई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं तो स्टेबिलिटी में चला जाऊँगा, तो आसानी से दे देगा।
ठीक है, जबकि नाइट्रोजन से आपको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे बिल्कुल रिवर्स, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 16th ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज़ 15th ग्रुप के एलिमेंट से कम है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 15th ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स इज़ more than आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग 16th ग्रुप एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऐसे ही फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा है। ठीक है, यही ट्रेंड पूरे पीरियड्स में 15th और 16th में आप देखोगे। तो ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये एक्सेप्शन आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सेप्शनल जो होते हैं केसेस, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। और नेक्स्ट जो इसके बाद है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि आपने ये वैसे पढ़ा भी हुआ होगा, नहीं तो नाम से भी इसके पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी है यहाँ पर भी, ठीक है, एंथैल्पी एनर्जी ही है। और इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ मैं जैसे मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोला एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहाँ मैं एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिलीज़ क्यों नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैंने बोला एनर्जी चेंज। ठीक है, एनर्जी चेंज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब एक एटम, और इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ करेगा, वो आउटर मोस्ट शेल में। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन लेना या देना, ये सभी जो फिनोमिनन्स होते हैं ये सभी आउटर मोस्ट शेल से ही रिलेटेड हैं। अंदर की शेल्स जो हैं वो इनएक्टिव हैं, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में, तो एनर्जी चेंज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम है जैसा आयनाइजेशन एंथैल्पी में था कि एटम शुड बी आइसोलेटेड एज वेल एज गैसियस। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी चेंज है व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, जो चेंज है वो कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी चेंज मैंने क्यों बोला, एनर्जी रिलीज़ या रिक्वायर्ड क्यों नहीं बोला। तो जैसे कि आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन लगाता है, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो उसको आप नहीं निकाल पाते हो क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको अलग करना मुश्किल है। ऐसे ही अगर आप इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना चाहो, ये तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है एटम का, ठीक है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना चाहो, है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, चाहे अट्रैक्शन उतनी नहीं होगी जितनी कि इसके अपने इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन अट्रैक्ट तो करेगा ही ना। यहाँ आप दे रहे हो और ये अट्रैक्ट कर रहा है उसको, और जब भी अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट केसेस में, मोस्टली जो केसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के एटम को, वहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। So in most of the cases electron gain enthalpy will be negative, its value will be in negative figures। ठीक है, लेकिन तो ये जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये अट्रैक्शन तो होगी हमेशा ही, तो एनर्जी रिलीज़ ही होनी चाहिए ना। तो एनर्जी मैं चेंज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो लेकिन एटम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जब भी मॉलिक्यूल बन रहा होता है, मॉलिक्यूल बनने का प्रोसेस चल रहा होता है कि एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी उसे लेना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो एनर्जी देन विल बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो उसको लेना ही पड़ेगा लेकिन ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, तो वहाँ आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब वो अपने आप से ले रहा है इजीली तो वहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं टॉप टू बॉटम
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है? जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम एंड लास्ट टू पोलोनियम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड के लिए भी दो ही फैक्टर्स आपको देखने हैं, एक है एटॉमिक साइज और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, या मैं कहूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इसकी जो अट्रैक्शन है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम होती चली जाएगी, और अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी तो रिलीज़ ऑफ एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज़। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती चली जाएगी, उसकी जो रिलीज़ था एनर्जी का वो कम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है ट्रेंड इन 16th ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ऑक्सीजन से पोलोनियम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखो ड्यू टू कम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फ़र। इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सल्फ़र से ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव इसकी वैल्यू यानी कि रिलीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी कम है सल्फ़र से। उसका रीज़न है इसका कम्पैक्ट नेचर, इसका कम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम। जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जाना है वो जाना है सेकंड शेल में। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। अगर मैं सल्फ़र के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन में सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इसकी थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इनके बीच में डिस्टेंस देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? सभी पर नेगेटिव चार्ज है, सभी पर नेगेटिव चार्ज है। ये एक ही शेल में है तो एक दूसरे को थोड़ा सा रिपेल भी करते हैं। ठीक है, अब जब इनके पास एक और इलेक्ट्रॉन आप देना चाहते हो, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह के फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक फोर्स है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, ठीक है, एक तो फोर्स है न्यूक्लियस जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा फोर्स है जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल कर रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, इस पर भी एक है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपेल करेंगे, इसको दूर भगाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स एक स्मॉल एरिया में हैं, जबकि सल्फ़र में वो एरिया बढ़ गया, थर्ड शेल जो है उसका साइज़ बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा उनको जो स्पेस है वो ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा स्पेस में है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली एकोमोडेट कर पाएंगे, इतना रिपेल नहीं करेंगे जितना कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सेकंड शेल है उसका साइज़ थर्ड शेल के कंपैरिजन में कम है, तो वो आपस में ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कैसे करेंगे? रिपल्जेंस वहाँ ज़्यादा होंगी, और जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऑक्सीजन की कम है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र में उतने रिपल्जेंस आने वाले इलेक्ट्रॉन फील नहीं करता है थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन से, जितने कि ऑक्सीजन में सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसलिए द net attraction of nucleus for incoming electron is more in sulfur than in oxygen. So electron gain enthalpy for sulfur is more in comparison to ऑक्सीजन। इसलिए जो ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करते थे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, सल्फ़र की उससे कम, देन सेलेनियम एंड देन टेलुरियम एंड लास्ट में पोलोनियम,
ये नहीं है। सही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सल्फ़र से कम है। उसके बाद वही ट्रेंड चलता है कि सबकी कम होती चली जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये आपको ट्रेंड याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इसके बाद जो लास्ट हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उससे आप कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाऊंगी, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि एक एटम है, जब वो किसी दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन गया हाइड्रोजन की तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन की तरफ से, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहे हैं। जितना पुल जो है हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, उतना ही पुल क्लोरीन लगाएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर। ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में तो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। जो दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों में से एक जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो चाहता है कि भाई मैं अपना तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे मैं दूसरे वाले का भी अपनी तरफ खींच लूँ, तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, लेकिन वो ले नहीं पाता, कंप्लीटली उसको एक्वायर नहीं कर पाता। ये नहीं कि उसने उसके इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने पास ही कर लिया, वो तो वो नहीं कर पाएगा। रहेगा वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा था, हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में भी रहेगा, लेकिन क्लोरीन उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। तो होना क्या चाहिए था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो शेयर्ड है दोनों के बीच में, वो सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। और ऐसा होने से क्या होगा कि इस क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन का नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा चला गया है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ से आप देखो ट्रेंड इसका भी वही रहेगा ऑक्सीजन से पोलोनियम में, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है एक एटम की, और अट्रैक्शन जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर वो एटम का कौन लगाता है? न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से जितना दूर होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा साइज़ होगा एटम का, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए, बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। ठीक है, अपने ही वैलेंस शेल के लिए के इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कम हो जाती है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो होगी ही, और अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो ट्रेंड दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एटम शुड बी आइसोलेटेड। ठीक है, ये तो है सिंगल एटम की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम शुड बी आइसोलेटेड, सिंगल होना चाहिए जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। और जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसमें एटम इज़ इन बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड उसने बनाया हुआ है। दूसरा क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एटम जो है वो एनायन बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एटम अभी भी एटम ही है, सिर्फ उस पर पार्शियल चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो थर्ड क्या है, यहाँ तो थर्ड पॉइंट हम नहीं लेंगे कोई भी, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन था वो शेयर्ड पेयर था। ठीक है, तो वो अभी भी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में है। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं इन दोनों में डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ फॉर आइसोलेटेड एटम, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीड्स टू एक्वाइजेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसके कारण एटम एक्वायर
कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। एक और यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई एनर्जी यहाँ से एसोसिएटेड नहीं है। एनर्जी जो है उसको हम किलो जूल पर मोल में देते हैं इसमें, जबकि इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी की कोई यूनिट्स नहीं है, दैट इज़ सिंपली नंबर, एक वो सिंपल नंबर है। और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमने एटम्स की स्टडी की हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे। और इसके बाद जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिंपली आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। एक तो जैसा आप जानते हैं कि जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर किस पर डिपेंड करता है? मेटेलिक करैक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, या हम कहें कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जितनी बढ़ेगी मतलब कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से एक एटम लूज़ कर देगा उतना ही अच्छा वो मेटल होगा। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं द साइज ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स गो ऑन इंक्रीजिंग। साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती चली जाती है और इसलिए मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। इसलिए जिस 16th ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेटेलिक करैक्टर जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ऑक्सीजन और सल्फ़र ये दोनों जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, टिपिकल नॉन मेटल हैं ये दोनों। सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं, या हम कहें कि सेमी मेटल्स हैं। और जो पोलोनियम है, पोलोनियम इज़ ए मेटल, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, इट इज़ अ पुअर मेटल, ठीक है। एक तो ये है इसमें इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी में। और इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं टॉप टू बॉटम मूव करने पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज़ होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस गो ऑन इंक्रीजिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ होंगे, लेकिन जो इंक्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ऑक्सीजन से सल्फ़र में जाते हुए, वैसा इंक्रीज़ आपको पूरे ग्रुप में कहीं नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन के जो मेल्टिंग पॉइंट है दे आर अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 की रेंज में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट इज़ 390 की रेंज में है। और जबकि आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल्टिंग पॉइंट में, 390 to 430 अप्रोक्सीमेटली। इसकी आप देखोगे कि इसकी पूरी टेबल दी हुई है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिखाए गए हैं। उसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमें क्यों देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन से सल्फ़र में। उसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है ना वो नेचर में मेनली O2 फॉर्म में मिलती है और सल्फ़र मिलती है S8 फॉर्म में। तो इतना बड़ा इसका साइज़ हो जाएगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कि यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्सेप्शनली हाई हो जाते हैं, ठीक है। ये है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो कि इंक्रीज़ होंगे टॉप टू बॉटम जाते हुए। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 16th ग्रुप के, सल्फ़र से लेकर ऑक्सीजन से पोलोनियम तक, दे ऑल एग्जिबिट एलोट्रोपी, सभी के एलोट्रोप्स हैं। सल्फ़र के अप्रोक्सीमेटली 30 एलोट्रोप्स हैं, उनमें से 2 बहुत कॉमन हैं, रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र। जैसा कि नाम में ही है उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। S8 हैं दोनों, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, एक है रोम्बिक स्ट्रक्चर है, एक मोनोक्लिनिक। तो सल्फ़र के ये 2 एलोट्रोप्स हैं। ऑक्सीजन के मेनली जो 2 एलोट्रोप्स आप जानते भी हो उनको, ओजोन O3 एंड ऑक्सीजन O2। ऐसे ही सेलेनियम के भी हैं, टेलुरियम के भी हैं, इनके सभी के एलोट्रोप्स हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दे एग्जिबिट एलोट्रोपी। और कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं ज़्यादा डीप में आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको सल्फ़र और ऑक्सीजन के ही पता है, इतना ही काफ़ी है। अदरवाइज़ आप जो है अगर चाहो तो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में इनके एलोट्रोप्स को सर्च कर सकते हो। जो सेलेनियम है उसका एक मेटेलिक
जो सेलेनियम है इसका एक मेटेलिक होता है और जो कि सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ऐसे ही टेलुरियम जो है इसके भी अमोर्फस है एक, और एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है, जो मोस्ट कॉमन एलोट्रोप्स हैं इनके, और भी एलोट्रोप्स होते हैं। तो इसको आप अच्छे से करें, और जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके।